बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अभी तक हिंदी सब्जेक्ट का कुछ भी तैयार नहीं है, कुछ भी कवर नहीं है, अभी भी टाइम है सब्जेक्ट को कवर करने का। चलिए क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसको कवर करते हैं। जनसंचार माध्यम होता क्या है? सबसे पहले जनसंचार का मतलब है, जन मीन्स जनता, लोग, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, जनता के साथ कम्युनिकेशन। कौन कौन से माध्यमों से होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है एक इंपॉर्टेंट, देखो जो सबसे पुराना भी माध्यम, न्यूज़पेपर जो होता है वो सबसे पुराना माध्यम है हमारा। फिर उसके बाद आते हैं हमारा रेडियो, रेडियो को देखते हैं, रेडियो को हम सुन सकते हैं। रेडियो के बाद आता हमारा टेलीविजन, टीवी, टीवी पे देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता हमारा इंटरनेट, इंटरनेट पर हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो सबको कवर कर जाता है। चलिए एक एक को अच्छे से डिटेल से समझते हैं। आइए देखिए, जनसंचार का प्रमुख माध्यम, विभिन्न माध्यमों की लेखन शैली अलग अलग होती है। जो भी माध्यम होता है चारों की लेखन की शैली अलग अलग है, सबकी अलग अलग तरीका है। शैली मीन्स तरीका। अब देखें उसको एक एक समझते हैं। हमारे 4 माध्यम मैंने बताए हैं, मुद्रित, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। सबसे पुराना माध्यम हमारा बोलता है मुद्रित। मुद्रित हो या मुद्रण या प्रिंट, तीनों का एक ही मतलब है, इसका ध्यान रखना है। इसको हम देखते हैं और देखकर पढ़ने के लिए है। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं न्यूज़पेपर, अखबार, पत्रिकाएं, मैगजीन, ये चीजें आ जाती हैं। हम इनको देखते हैं और पढ़ते हैं। दूसरा नंबर आता है हमारा रेडियो। रेडियो को हम सुनते हैं, ये सुनने के काम आता है। इससे हम कम्युनिकेशन मतलब हमारा जनता के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, सुन सकते हैं। कोई भी हम न्यूज होती है उसको हम सुन सकते हैं इसके ऊपर, या रेडियो नाटक भी सुन सकते हैं रेडियो का। अब आता है हमारा टेलीविजन। टेलीविजन पर हम न्यूज को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देखिए अब आता है फिर उसके बाद इंटरनेट। इंटरनेट पर देखिए हम इन तीनों को देख कर सकते हैं, इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये सबको कवर कर देता, तीनों को। इंटरनेट आज सबसे लोकप्रिय है क्योंकि तीनों की पूर्ति करता है। क्योंकि इंटरनेट ही तो है जो आप मेरे को यूट्यूब से देख रहे हो आज, उसी पे तो आप इससे देखो, आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तीनों चीज कवर कर सकते हैं। अब इनको हम एक एक को डिटेल से समझेंगे। चलिए आइए। सबसे पहले आता है मुद्रित, प्रिंट। मुद्रित, प्रिंट या मुद्रण एक ही नाम है, इसको ध्यान रखना है। ये तीनों का एक ही है। ये सबसे प्राचीन आधुनिक माध्यम है, इसको नोट करो। देखो बिल्कुल सही है, सबसे पुराना भी है और आधुनिक भी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, समाचार पत्र आ जाते हैं हमारे, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, मैगजीन आ जाती है। अब इसके अंदर देखते हैं हम, इसकी शुरुआत कब से हुई है। ऐसा माना जाता है चीन से हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा, आधुनिक छापाखाना कब खुला था? पहली बार आधुनिक छापाखाना, छापा मीन्स छपना, छपाई करना, प्रिंट करना। जैसे हम कोई सील लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में सील लगती है, वो छपाई तो एक तरह से, सील लगाए, स्टंप लगा दिया, स्टंप लगने के बाद जो छप जाता है, इसलिए उसको जहां पे छपता है उसको छापाखाना बोलते हैं। जहां पे बुक वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह छपती है उसको छापाखाना बोलते हैं। आधुनिक छापाखाना गुटेनबर्ग, जर्मनी में खुला था। मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, उनका पर्पस क्या था, पुस्तकें छापनी थी धर्म प्रचार के लिए। और भारत में इसकी शुरुआत गोवा से हुई थी 1556 ईस्वी में। इनको नोट करते रहिए। चलिए आगे। आज मुद्रण माध्यम कंप्यूटर की सहायता से होता है। मुद्रण मतलब हमारा प्रिंट माध्यम कंप्यूटर के द्वारा होता है आज के समय में। अब मुद्रित माध्यमों की खूबियां मीन्स उसके मेरिट क्या क्या है, उनमें खास बात क्या क्या है, उसको समझेंगे। देखिए, लिखित शब्द स्थायी परमानेंट होते हैं। ये देखो, जो एक बार छप गया वो परमानेंट हो जाता है। एक बार नहीं, अनेक बार पढ़ सकते हैं इनको। इसमें जो छप गया उसको एक बार नहीं, हम कितनी बार पढ़े, 2 बार, 10 बार, 50 बार, जब मन करे जब पढ़ सकते हैं। अपनी रुचि या समझ के अनुसार पढ़ सकते हैं। यदि आपकी रुचि की न्यूज़ पढ़ने की है या फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज पढ़ने के, अपनी हॉबी के अनुसार। अध्ययन और चिंतन मनन, डीप थिंकिंग का संभव है। आप उसको पढ़ते हुए आप डीप थिंकिंग भी कर सकते हैं, कल्पना की बातें सोच सकते हैं, और ऐसा हुआ होगा, न्यूज पढ़ी थी तो ऐसा हो गया होगा, हम डीप थिंकिंग भी कर सकते हैं उसमें। जटिल शब्दों के लिए शब्दकोश,
डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम पढ़ते वक्त कोई मुश्किल वर्ड आ गया तो उसके लिए हम डिक्शनरी देख सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, अच्छे से समझ सकते हैं। सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। एक बार कोई न्यूज़पेपर या हमने मैगजीन ले ली, उसको हम कितने समय तक रख सकते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कई सालों तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक रख सकते हैं, जब मन करे जब पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रित माध्यमों की कमियां, अब उसके डीमेरिट देखो क्या क्या होते हैं। जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो अनपढ़ है बेचारे, उनके लिए तो बेकार है, वो कोई उपयोग की नहीं, अनुपयोगी है। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता ये, क्योंकि जो अभी अभी घटा हुआ है उसको तुरंत थोड़ी बता देगा, उसके लिए एक टाइम है, एक निश्चित अवधि है। या तो 24 घंटे में एक आएगी न्यूज़पेपर छप के आता है, या सप्ताह में एक बार आता है, या महीने में एक बार, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। डेडलाइन, खबर प्रकाशन की समय सीमा होती है। एक डेडलाइन होती है, एक समय होता है, उसके बाद खबर अगले अंक में आएगी, आज नहीं छपेगा, क्योंकि यदि वो टाइम समय सीमा नहीं होगी तो लेट हो जाएगी वो। मान लीजिए न्यूज़पेपर 12 बजे तक खबरों को छापता है, उसके बाद यदि वो उसको ऐड करता रहेगा तो कब वो छपेगी, फिर वो एडिटिंग होगी, कब वो आगे जाएगी, तो पब्लिक के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, लेट हो जाएगा। तो एक समय सीमा भी होती है उसकी, एक स्थान की सीमा भी होती है, स्पेस, उसके अंदर एक स्पेस होता है। जितनी महत्व कोई न्यूज होती है उसके लिए उसी अनुसार उसका स्पेस निर्धारित होता है, उससे ज्यादा नहीं होता उसमें। अशुद्धि होने पर सुधार अगले अंक में ही संभव है। कई बार गलती से अशुद्धियां चली गई तो वो अगले अंक में ही होगा, क्योंकि एक बार छप गया तो छप गया, इसका भी ध्यान करना पड़ता है। देखिए अब लेखन के नियम भी है कुछ। हम कोई भी न्यूज़पेपर छापते हैं या मैगजीन छापते हैं, उसमें लिखने के भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, एक एक को समझेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले आती भाषा। भाषा के अंतर्गत व्याकरण, वर्तनी और शैली को शुद्ध होना जरूरी है सबसे पहले, और प्रचलित भाषा का प्रयोग करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है पुराने टाइम की कोई बात उठा के ले आए, पुराने टाइम की जो भाषा होती है उसका प्रयोग कर दे, वो नहीं, जो प्रचलित भाषा है उसी को प्रयोग करना है। समय और स्थान, शब्द सीमा और डेडलाइन का पालन करें, जैसे अभी मैंने बताया था। शब्द सीमा की लिमिट होती है, इतने ही वर्ड में उसका पूरी न्यूज देनी है। एक डेडलाइन होता है, एक टाइम होता है, टाइम पीरियड में, उसके बाद नहीं छापनी है। देखिए अशुद्धि शोधन, प्रकाशन से पूर्व गलतियों का सुधारना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें करेक्शन करना भी जरूरी है फाइनल प्रिंट निकालने से पहले। प्रवाह, लेखन में तारतम्यता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा ना होने बात एक बार शुरू हो गई तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए, कहीं आगे पीछे का घुमा के लेके देगा तो फिर न्यूज सीधी समझ ही नहीं पाएगी। महत्वपूर्ण देखिए सिर्फ, लेखन में प्रकाशन के बीच गलतियों का शोधन अनिवार्य है, ये मैंने बताई दी आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया है। अब रेडियो माध्यम में देखिए, रेडियो के सुनते हैं। अब रेडियो में क्या बताया है, रेडियो एक सर्वे माध्यम है, सुनने का है, सिर्फ ऑडियो वाला, ऑडियो मीडियम है। इसमें ध्वनि, शब्द और स्वर मेन फोकस होता है इन तीनों पर। और यह एक रेखीय वन वे माध्यम है, एक तरफ से सुन सकते हैं। जैसे देखो आज के समय में आप लोगों ने देखा परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी मन की बात करते हैं तो रेडियो माध्यम से होती है, वो वन वे है। हम ऐसा तो नहीं है बीच में हम बोल जाएं अपना क्वेश्चन कर ले उनसे, उसके लिए तो नहीं है सिस्टम, तो वो वन वे माध्यम होता है रेडियो, इसको नोट करते रहिए, सिर्फ सुन सकते हैं हम उसको। और समाचार की संरचना देखो, रेडियो में जो संरचना होती है, समाचार की संरचना जो होती है वो उल्टा पिरामिड शैली में होती है। क्या होता है देखो, इसमें उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत इंट्रो सबसे पहले आता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, कोई भी क्लाइमेक्स होता है ना, वो शुरुआत में आता है, इसमें अंत में नहीं होता, प्रारंभ उसी से होता है, क्लाइमेक्स से ही। फिर उससे घटते क्रम में जो इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है उसको यहाँ बॉडी में लिखा जाता है, और समापन पे लास्ट में समापन हो जाता है किसी भी न्यूज का। अब देखते हैं रेडियो लेखन के नियम। रेडियो लेखन में भी कुछ नियम बने हुए हैं, आप उनको समझेंगे एक एक करके। साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी ट्रिपल स्पेस में हो, ये ध्यान रखना है। खुले खुले शब्द लिखे होने चाहिए। एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक न हो, ये भी देखो पॉइंट नोट करने का है। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द ना हो, ऐसा ना होने लाइन का एंड हो और वहां पे कोई आधा शब्द तो वहां लिख दिया, आधा अगली लाइन में लिख दिया, तो लिखते जो रेडियो में जो रेडियो समाचार जो पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इस बात का ध्यान रखना है, विभाजित शब्द नहीं यूज करने किनारे पर, पंक्ति के अंत में। जो लंबे अंक होते हैं
उनको शब्दों में लिखें। जैसे 3 लाख, यदि हम वैसे लिखेंगे 3 लाख तो वो उसको काउंट करने में, सोचने में टाइम लग जाएगा। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ शब्दों में लिखें। दिनांक को भी ऐसे शब्दों में लिखना है। उपयुक्त, निमांकित जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना, हमें इस चीज का ध्यान करना है। अब देखते हैं हम टेलीविजन माध्यम, जो टीवी मीडियम है उसके ऊपर देखेंगे। अब टीवी के अंतर्गत दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, विजुअल और ऑडियो दोनों मिलता है उसके अंदर। सिद्धांत क्या उसका? दृश्य जो है वो शब्दों के अनुरूप होने चाहिए। दृश्य में जो भी पिक्चर है वो जो वर्ड बोले जा रहे हैं उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। अनुरूप मतलब उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग। कम से कम शब्दों में अधिक बात कहना, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहनी है। अब जो टीवी माध्यम है, टेलीविजन माध्यम है, उनका एक चरण है। जो हमारे पास न्यूज पहुंचती है टीवी से, उनका एक चरण है। ये 7 चरण है, एक एक को इनको समझेंगे। देखो, सबसे पहले आता है फ्लैशबैक, फिर ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। लास्ट ईयर 2025 में मार्च में जो आया था, ड्राई एंकर के बारे में आपसे क्वेश्चन था 2 नंबर का। अब एक एक को हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, टीवी खबरों के प्रमुख चरण, एक एक को हम अब डिटेल से समझेंगे। फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, इसको आप कॉपी में नोट करिए, साथ साथ देखिए। इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में कोई बड़ी खबर तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, इतना लिख लीजिए। अब देखो ड्राई एंकर देखते हैं। इसके अंतर्गत एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। बस इतना लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं हम फोन इन को देखेंगे अगले में। अब देखते हैं फोन इन कैसे होती है न्यूज। देखिए, इसमें रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वहां से ज्यादा जानकारियां दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है और एंकर पढ़ता है। बस इतना ही लिख लीजिए। अब देखते हैं एंकर बाइट को। बाइट अर्थात कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में सबसे बड़ा महत्व है इसका। खबर की पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं लाइव। किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई फुटबॉल मैच देखते हैं, लाइव चलता है तो लाइव प्रसारण हो जाता है वो। एंकर पैकेज देखो एक बार। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक द्वारा जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं उसमें। अब हम देखते हैं टीवी की खूबियां और कमियां। खूबियां मीन्स मेरिट और डीमेरिट देखते हैं हम। मेरिट क्या क्या है? देखने और सुनने की सुविधा है इसमें टीवी में। जीवंत घटनाओं का प्रसारण है, लाइव प्रसारण देख सकते हैं हम टीवी में। प्रभावशाली खबर होती है, समाचारों का लगातार प्रसारण होता रहता है इसमें। इसके अंदर इसके डीमेरिट देखते हैं अभी हम। डीमेरिट क्या क्या है? भाषा शैली में बहुत सावधानी जरूरी है, क्योंकि जब बोलते हैं भाषा शैली जो हम यूज करते हैं उस टाइम समाचार बताते वक्त, तो उसमें हमें बड़ी सावधानी से बताना है। नहीं तो बताना कुछ चाहेंगे और बता कुछ देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा श्रोता, जो भी दर्शक होता है। अब उसमें देखो बाइट का ध्यान रखना जरूरी है। प्रसारण मतलब हम कोई लाइव न्यूज दिखा रहे हैं, कभी कभी सामाजिक उत्तेजना फैला सकता है वो। घटना स्थल पर कोई दंगा चल रहा है, उसको हम लाइव दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में दंगा हो गया है, तो उसको हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं तो दूसरे कॉलेजों में उसका इफेक्ट पड़ेगा और वहां भी बच्चे इकट्ठे हो गए शोर शराबा शुरू कर देते हैं। उसकी तरह लड़ाई दंगे वहां भी कर देते हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तो कई बार इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, इसको भी ध्यान रखना हमें, ऐसा नहीं करना है। अब रेडियो और टीवी की एक भाषा शैली भी होती है जिसमें हम समाचार को दिखाते हैं या लिखते हैं कैसे भी है। देखिए, उसकी भाषा सरल और आम बोलचाल की होनी चाहिए। यह भाषा रेडियो पे भी होनी चाहिए और टीवी पे भी, सभी वर्ग के लोग समझ सके ऐसी भाषा का यूज करना है हमें। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। वाक्यों में तारतम्यता, फ्लो भी होना चाहिए। उच्चारण में कठिन शब्द नहीं लिखने चाहिए। किन चीजों से बचना है हमें? जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मुहावरे यूज नहीं करने हैं, सामासिक शब्द भी यूज नहीं करने हैं, अनावश्यक विशेषण भी यूज नहीं करने हैं। इन चीजों से बचना हमें।
अब पढ़ते हैं हम इंटरनेट माध्यम में इंटरनेट पत्रकारिता। यह अगला पॉइंट आपका देखिए, इसे ऑनलाइन साइबर या वेब पत्रिका भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? सूचना देना, मनोरंजन करना, ज्ञान और संवाद का आदान प्रदान करना। यह दोपहिया तलवार है, डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसका प्लस पॉइंट देखो, पॉजिटिव है ज्ञान और संवाद का, और इसका नेगेटिव पॉइंट है अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाना। कई बार इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है, पर इसका नेगेटिव भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। पहले हम टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेज सकते थे सिर्फ, पर आज इंटरनेट इतनी स्पीड से आ गया है, इंटरनेट की इतनी स्पीड हो गई है, 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इतनी स्पीड से हो गया है अब ये। अब देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। पहले देखते हैं विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर। इसका पहला दौर 1982 से 1992 था, दूसरा दौर इसका 1993 से 2001, और तीसरा दौर 2002 से अब तक चल रहा है। विश्व स्तर पर है ये। भारत में देखिए, अब ये भारत में पहला दौर 1993 से शुरू हुआ था और दूसरा दौर 2003 से शुरू है। तो वर्ल्ड में तो तीसरे नंबर पर चल रही है इंटरनेट पत्रकारिता, और इंडिया में दूसरे दौर पर। भारत की प्रमुख साइटें देखते हैं, सही मायने में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें हैं रेडिफ, rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी। ये 3 साइट मेन है। अब देखो, रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है पहली साइट कौन सी है, तो रेडिफ है। तहलका.com, विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। आप देखते हैं हिंदी नेट संसार, देखिए वेब दुनिया, ये कहां से शुरू हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपसे, आपको पता होना चाहिए। इंदौर से शुरू हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में, एमपी। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है ये। अखबारों के वेब संस्करण कौन कौन से हैं? जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर और भी बहुत सारे आदि हैं। प्रभा साक्षी, ये इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, डिजिटल न्यूज़पेपर है ये प्रभा साक्षी। ये डिजिटल में ही है, प्रिंट रूप में नहीं है ये, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो सबसे बड़ी समस्या है हिंदी फॉन्ट। अभी तक कीबोर्ड का जो मानकीकरण है नहीं हुआ है, हिंदी फॉन्ट कीबोर्ड का अभी तक मानकीकरण नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है अभी तक। पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट बीबीसी है, इसको नोट करो। देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में पूरे जोश के साथ। धन्यवाद।